प्रत्याहार का बड़ बाद में होने पर। देखिए यही आपकी परिभाषा यहीं से निकल के आती है जब हम इसमें विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। कौन सा विभक्ति है? सक्रिय एकवचन का प्रतीक चिन्ह क्या है? में अथवा पर, है ना? में अथवा हाँ ठीक है। एक का मतलब क्या होता है? एक प्रत्याहार, है ना? ये सक्रिय का रूप में इसलिए हो जाएगा बाद में होने, यानी एक प्रत्याहार का बड़ बाद में होने। किसके बाद में हो ये नहीं कहा गया, किसके बाद में हो ये कहा नहीं गया। इसके लिए आप किसकी अनुवृत्ति लेंगे? कल आपको बताया गया था उपसर्गाधृति धातु, उपसर्गाधृति धातु। ये सूत्र संख्या कितना है? 91 है। कितना अच्छा है? 6 और ये 6 सूत्र संख्या अगर हम देखें तो ये पहले कहा जा चुका है। उपसर्गाधृत धातु अकारांत उपसर्ग से युक्त पदों की बात करता है। अकारांत से युक्त उपसर्गों की बात करता है ना। उपसर्गाधृत धातु ये किसकी बात करता है? अकारांत उपसर्ग की ना। अकारांत उपसर्ग की बात करता है नहीं? करता है ना जी। अब यहाँ पे यही अनुवृत्ति लिया गया। अकारांत उपसर्ग के बाद क्या करा है? एक यानी एक प्रत्याहार का वर्ग करा। अकारांत उपसर्ग के बाद एक प्रत्याहार का वर्ग हो तो पर रूपम, पर माने बाद, रूपम माने रूप, यानी बाद का रूप सुरक्षित रहता करा। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, अका बोले तो ह्रस्व, यदि ह्रस्व अकारांत के बाद एक प्रत्याहार का वर्ण हो तो बाद का रूप सुरक्षित रहता है। तो बाद का रूप अगर हम सुरक्षित कर रहे हैं तो जो बाद का रूप सुरक्षित वो हमें दिखना भी चाहिए सुरक्षित है कि नहीं। जैसे हमने कहा प्राधन एजते, प्राधन एजते, अब बाद में क्या है? ए है। अब यही ए हमें दिखना भी चाहिए सुरक्षित है कि नहीं। अब ये क्या बन जाता है? प्रेजते बनता है ना। तो इसका मतलब एजते हमें दिख रहा है ना। बाद में जो ए है वो हमें यहाँ दिख रहा है ना मात्रा के रूप में। अब यहाँ डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं आ ए मिलकर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। आ ए मिलकर आई बन जाएगा। अब बाद का ए सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम में देखिए ये क्या है? आधा पा है, आधा रा है, अंत में छोटा। अब ए किसी व्यंजन पर एक ही बार कोई एक ही स्वर लगता है, एक बार में एक ही स्वर लगता है, दो नहीं, है ना। दो लगेंगे क्योंकि संधि हो जाएगी। जिस संधि बल से जो वर्ड बनेगा वो जाके लग जाएगा, है ना। बात सुनना है। तो हमें एजते को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? पाठ करना पड़ेगा, लोप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका लगा है टी संज्ञा। प्रा उपसर्ग में क्या की गई है? टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र क्या है? अचो अंत्यादि, यही है ना। तो अचो अंत्यादि क्या कहता है? किसी पद के अंतिम स्वर की, अंतिम स्वर की अथवा स्वर के बाद आने वाले व्यंजन की क्या करता है? संज्ञा कर देता है। अंतिम स्वर अथवा स्वर के बाद आने वाले क्या करता है? टी संज्ञा। यहाँ पे प्रा का अंतिम स्वर क्या है? आ। जब इसकी टी संज्ञा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? आ गलत हो जाएगा। हम एजते कर लेंगे तो हमारा ये रूप तैयार हो जाएगा ना। प्रा में एक मात्रा जुड़ गई, हो गया प्रेजते। यहाँ पे आपका जो परिभाषा हो क्या करा? अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एंग प्रत्याहार, एंग में कौन से बढ़ाते हैं? एक प्रत्याहार कौन से बढ़ाते हैं? दो वर्ड ए और ओ। बाद में क्या दिखाई दे? किसके? अकारांत उपसर्ग के, चाहे ए दिखाई दे चाहे ओ, तो बाद का रूप सुरक्षित होगा। यानी उपसर्ग जो अकारांत है उसमें आपका क्या किया गया है? तभी तो बाद का सुरक्षित रूप उसमें दिखाई देगा। अन्यथा वृद्धि संधि हो जाएगी ना। समझ गए ना?
यही आपका है एक पररूपम। यह बाद का रूप सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको कहा गया पररूप स्वर संरूप। समझ गए ना? बात क्लियर? ये सब समझने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, है ना? इसका नाम क्या है? स्वर, यही ना? पररूप स्वर संरूप। यहाँ लिख लीजिए फटाफट। बोलो जी सर। देखिए सूत्र के अनुसार, सूत्र है ना, सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व अकारांत उपसर्ग के बाद, यदि ह्रस्व अकारांत उपसर्ग के बाद के अनुसार यदि ह्रस्व अकारांत उपसर्ग के बाद एंग ब्रैकेट में एओ, सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व अकारांत के बाद एंग ब्रैकेट में एओ ब्रैकेट बंद प्रत्याहार का वर्ण हो, प्रत्याहार का वर्ण हो तो बाद का रूप सुरक्षित रहता है। तो बाद का रूप सुरक्षित रहता है। हो गया? अब इससे स्टार्ट करके लिख लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ संधि करते समय, ध्यान रहे कि यहाँ संधि करते समय अकारांत उपसर्गों की संज्ञा हो जाती है या होती, अकारांत उपसर्गों में की संज्ञा होती हो गया। दूसरा स्टार लिख लीजिएगा, एक स्टार और। यहाँ अकारांत उपसर्ग की अनुवृत्ति को ले जाना है ना। यहाँ अकारांत उपसर्ग की अनुवृत्ति उपसर्गाधृति धातु से हुई है। यहाँ अकारांत उपसर्ग की अनुवृत्ति उपसर्गाधृति धातु से हुई है। क्लियर हो गया ना जी? अब भविष्य में कब होना गड़बड़ाई? ठीक, चल यहाँ आपका हो गया प्राधान एजते, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक ही सत्ता को क्या करेंगे? बरकरार रखेंगे, क्योंकि बात का सुरक्षित रखना है। बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे? प्रामे की संज्ञा करेंगे, है ना। यहाँ क्या हो गया है? आपकी संज्ञा, आपकी क्या हो गई है? संज्ञा धन एजते बराबर एजते, ये हो गया पहला। दूसरा उपधन ओषधि, यही है ना। गिने चुने एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसी स्थिति में ये आपका उप हो जाएगा प्रॉपर हलंत। यहाँ भी आपकी क्या हो गई है? संज्ञा की गई है। उपधन ओषधि बराबर ओषधि, कोई दिक्कत? ये दोनों एग्जाम्पल प्राधान एजते, उपधन ओषध, उपोषध।
टी संज्ञा से आपका लोप हो गया ना। टी संज्ञा पढ़ाते समय आपको बताया गया था यह एक प्रकार का लोप करता है। और उपधा क्या करता है? वो केवल और केवल उपधा की संज्ञा नहीं करता भाई। उपधा केवल स्थिति का बोध कराता है, उसके बाद उसके नियम बन जाते हैं। अगर ऐसी भाव हो, ऐसी स्थिति हो कि ये कार्य हो सकता है या संभव है अथवा नहीं, नो प्राधन एजते उपधन औसत हो गया, कर लिए। देखिए पाइन यहाँ भी ऑफिशियल आचार का सम्मान करते हुए वासुकी कहा है ना। मुख्य रूप से वासुकी सूत्र है वो, है ना। और ऑफिशियल जो जोड़े वासुकी का पिछला वो ऑफिशियल आचार का नाम लिए हैं। अब यहाँ केवल वासुकी कह दिया है ना। तो देखिए वासुकी का मतलब हवा का मतलब विकल्प से सूत्र का मतलब है नाम धातु था। अब यहाँ पे समझिए कि अकारांत उपसर्ग के बाद यदि नाम धातु का कैसा नाम धातु, अब यहाँ किसकी बात हो रही, बाद में क्या दिखाई दे, ए ओ, यही ना। बाद में क्या दिखाई दे, ए ओ एंग प्रत्याहार का वर्ण, यानी बाद में एंग प्रत्याहार के वर्णों से युक्त कोई नाम धातु का पद हो। कहाँ? अकारांत उपसर्ग के बाद। ये कौन सूत्र कहता है? वासुकी। अगला जो आपका सूत्र है वो कौन है? वासुकी। यहाँ भी आपकी सदाचार्य आगे, ये सूत्र वास्तव में किसका है? आपकी आचार्य का है, वासुकी, है ना। वासुकी सूत्र किसका है? आपकी सदाचार्य का। आचार्य आचार्य का ये सूत्र यहाँ भी आ गया। भाड़े ने इनका सम्मान किया, सम्मान करके यहाँ इनके द्वारा बताई गई व्याख्या को इन्होंने यहाँ भी लागू किया, क्योंकि इस बात को साहित्य में देखने को मिल रही थी। तो वासुकी क्या कहता है? पिछले में क्या कहा गया था? अकारांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु होगा, क्योंकि वहाँ री की बात हो रही थी, इसलिए वहाँ ऑफिशियल आचार्य का ये भाव आया था। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? ए और ओ की बात हो रही, एक पर ऊपर की बात हो रही, बाद में एक प्रत्याहार का वर्ण। यहाँ पे ऑफिशियल आचार्य फिर आदम के ये करें, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एक प्रत्याहार से प्रारंभ, एक प्रत्याहार के वर्णों से प्रारंभ होने वाला कोई नाम धातु पद हो। ऐसा पद हो, नाम धातु का पद हो, तो वहाँ विकल्प से क्या हो जाएगा? चल क्या रहा? परूप सब समझे ना। अच्छा ये विकल्प से वृद्धि करा रहे हैं। एक जगह आराम है, एक जगह परूप और वृद्धि है। ये ठीक है। विकल्प से क्या करा रहे हैं? ये वृद्धि करा रहे हैं ना। वहाँ भी विकल्प से वृद्धि था, यहाँ पे विकल्प से गुण वाले में था, वहाँ गुण से था, यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट। वास्तविक का लिख लीजिएगा। ऑफिशियल आचार्य के अनुसार ऑफिशियल आचार्य के अनुसार ऑफिशियल आचार्य के अनुसार यदि ह्रस्व अकारांत उपसर्ग के बाद, यदि ह्रस्व अकारांत उपसर्ग के बाद एक प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाला, ह्रस्व अकारांत उपसर्ग के बाद एक प्रत्याहार के वर्णों से प्रारंभ होने वाला, एक प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाला नाम धातु पद हो। नाम धातु
का पद हो या नाम धातु पद हो, कुछ भी है ना, नाम धातु का पद हो तो विकल्प से वृद्धि संधि होती है, तो विकल्प से वृद्धि संधि होती है। जैसे उपधन एडकियत, दूसरा क्या है प्राधन, अब यहाँ समझिए है ना, अगर हम प्रमुख और संधि ले जाते हैं यहाँ उप में आगे क्या कर देंगे टी संज्ञा, उपधन क्या हो जाएगा हो जाएगा, हाँ यहाँ किसकी टी संज्ञा हो जाएगी आपकी टी संज्ञा, ये हो रहा ना, और यहाँ प्रा में अगर आपकी टी संज्ञा करेंगे ये पराधन ये हुआ ना, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा उपैड, ये आपका वासुक काम कर रहा है, यहाँ क्या काम कर रहा है वासुक, और ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा उपैड किया, यहाँ कौन सा पर काम करना, ठीक, और यहाँ अगर ध्यान दे तो यहाँ क्या काम किया वासुक, और यहाँ क्या काम करेगा हो गया। ये है आपका एग्जाम्पल किसका वासुक का, वासुकी में विकल्प से वृद्धि संधि कर ही रहा है ना, वासिक सूत्र विकल्प से वृद्धि संधि करता है, अगर वासिक को हटा देंगे तो हमारा कौन सा सूत्र काम करने लगेगा, एक को कार्य करने लगेगा, विकल्प से कराने तो नहीं कर रहा ना, अनिवार्य रूप से नहीं कर रहा, विकल्प दे रहा, कह रहा भैया हम विकल्प दे रहे हैं, अगर आप चाहें कार्य नहीं कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारे सूत्र के अनुसार चले, अगर आप न चाहें तो आप इस आचार्य के अनुसार चल दें। समझ में आया सर जी? हाँ जी, वहाँ मतलब और नियत में रहेगा और बराबर हो गया क्या? वहाँ टी संज्ञा और थोड़ा धीरे ये नहीं उसके बगल ये वो नियत है जो है कि मात्रा सही है ना, कुत्ते के हेर फेर से खुदा विदा हो गया ना, अब सही हो गया ना, खुदा की खुदाई काम आई, बड़ी की जुदाई काम नहीं आ रही थी तुमसे, हाँ उतना बना लेना चाहिए, छोटी मोटी बातें है ना, छोटी मोटी बातें बना लिया कीजिए, थोड़ा थोड़ा नर्वस फीलिंग होता है अंदर अंदर, है ना। कभी कभार ऐसा रात छापे चक्कर में वैसे उतर जाता है, ये भी खींचा बादिन पढ़त की लागत कोनो दूसरा नियम लागो ही सर्दी बताएं तो सही है लागत ना होई यो बात बा तब काम खींचा नहीं अभी तो
स्टिकर बना लेते हैं। मक्सिका स्थानीय मक्सिका और भावा आइए वार्तिकार कात्यायन का वार्तिक पढ़ते हैं। एवे चानी योगे। अगला आपका है वार्तिकार कात्यायन का वार्तिक है। वह सुप्या पिछला के बाद आपिशल आचार की बातें हो चुकी है। आपिशल आचार दूर दूर तक नहीं आएंगे। अब कौन आएंगे आगे? साकल्य आचार आएंगे। आगे है एवे एवे चानी योगे। यही है ना? आइए एवे चानी योगी। एवे और एव पद बाद में किसके किसके बाद में? अकारांत पद के बाद में। अकारांत पद के बाद। अब वहाँ उपसर्ग नहीं कहा गया बल्कि शब्द कहा गया। कह रहे जब एव पद अकारांत पद के बाद दिखाई, उपसर्ग पार्टिकुलर नहीं है, तो यदि एव पद कैसा हो? अनियोग है, यानी अनिश्चय बोधक, निश्चितता का बोध कराने वाला। कह रहे जब एव पद निश्चितता का बोध कराने वाला ना हो तथा अकारांत पद के बाद में दिखाई, तो कौन सी संधि चल रही है? तो कह रहे हैं पररूप संधि हो जाती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पररूप ही होगा, यानी वृद्धि नहीं होगा। बात समझ में आया? तो आइए यहाँ करें। अब ये मिटा दो। एक अभी वृद्धि संधि में क्या कहा गया? छोटा आ के बाद क्या दिखाई दे? आ या बड़ा आ के बाद एक प्रत्याहार का बढ़ना, एक आई और कुछ भी दिखाई दे तो उनके में से क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ पार्टिकुलर नियम है। तो ये करें एवे चार योगी। एवे कहाँ पर उठा? सप्तमी एक। और ये चार योगी का विग्रह करेंगे। चार धन अनियोग्य हो जाएगा। अनियोग्य का मतलब किस अर्थ में? अनिश्चय अर्थ में, है ना? और एवे का मतलब होता है एव, है ना? एवे चा अनियोगी, है ना? अनियोगी का मतलब क्या होता है? अनिश्चय बोध। अनिश्चय करें जब एव पद क्या हो? अनिश्चय का बोध कराना हो। एव पद अनिश्चय का बोधक हो तथा अकारांत पदों के बाद दिखाई, इसके बाद दिखाई दे अकारांत पदों के बाद, जैसे क्वा धन एव धन क्या है? मोक्ष से है। किस तरह है? यही है क्वा एव मोक्ष से। अब ये अकारांत पद के बाद क्या है? एव पद है। अब एव का यहाँ जो अर्थ निकलता है कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, यानी खाने का नियत स्थान नहीं है। अनिश्चय बोधक है, निश्चित नहीं है कब खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे। कह रहा कहीं भी खा लेंगे, किसी भी परिस्थिति में खा लेंगे, किसी भी स्थान पर खा लेंगे। ये निश्चय का बोध नहीं है ना? अनिश्चय का बोधक कौन बन गया यहाँ? एव। कहते जब एव पद से कैसा अर्थ लिया जाए? तो ऐसी स्थिति में पहला पद अकारांत हो और बाद में एव हो, तो यहाँ दीर्घ वृद्धि संधि तो दिख रही है लेकिन वृद्धि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एव पद से क्या लिया गया? अनिश्चय का। लेकिन अगर यही एव पद निश्चय का बोध कराने लगे तो वृद्धि हो जाएगी, है ना? लेकिन ये अनिश्चय बोधक हो तो वृद्धि नहीं होगी, बल्कि क्या रह जाएगा? पररूप स्वर संधि हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में एव बाद का रूप सुरक्षित रखना है पर रूप में,
तो पहले पद में जो आ है उसमें क्या कर देंगे? टी संज्ञा। जब टी संज्ञा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा वाह धन एव धन मोक्षसे, यही ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपकी क्या हुई है? आपकी संज्ञा हो गई है। जब की संज्ञा होगी इसमें क्या जाएगा? वयव। क्या हो जाएगा? वयव। वयव मोक्षसे, यही बना ना बस ना। अब अगर आपका एव पद अनिश्चयवाचक ना हो तब क्या हो जाएगा? तब आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। समझ गए ना? तो यहाँ एवं नियोग्य का यही भाव है, लिख लीजिए पहले इतना उतारिएगा, पहले इतना पहले इतना, फिर इसको बढ़ा दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बात है ना। ये किस कहाँ का डायलॉग है? किसी के भी छोटी छोटी मगर मोटी बात है। शक्तिमान लंबी हो जाती है ना। अच्छा ज्यादा इसमें बातें रहती रामेश ना थे यार। सर जैसा जो अपना अपना सबका भाव अलग अलग है। मुंडे मुंडे मत मिलना। हाँ मुंडे मुंडे मत मिलना। वहाँ एवं मोक्षसे हो गया। उधर विवेचन में क्या लिखी है? बोलो। वार्तिक काल कात्यायन के अनुसार या कात्यायन के अनुसार डायरेक्ट है ना। कात्यायन के अनुसार जब एव पद अनिश्चय का बोधक हो, जब एव पद अनिश्चय का बोधक हो, जब एव पद अनिश्चय का बोधक हो तथा अकारांत पदों के बाद कात्यायन के अनुसार जब एव पद अनिश्चय का बोधक हो तथा अकारांत पदों के बाद हो। तो पररूप संधि होती है, बस इतना ही करो ना। तो पररूप संधि होती, हेलो नमस्ते, नहीं मान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बीएड का आपका जो डिग्री है वो आया किसी और सत्र में होगा। तो मान हो जाने चाहिए। बीएड का एडमिशन 2021 और सेटअप भी 2021 है। बीएड प्रीवियस हुआ था कि नहीं? किसी से ऑनलाइन बीएड प्रीवियस भी नहीं हुआ था ना, नहीं हो सकता अगर प्रीवियस हो गया होता, भले ही ब्रिटिश से की थी तो मान लीजिए, मतलब 1 साल का बीएड कंप्लीट हो गया हो तो मुश्किल है, मत डालो रिजेक्ट हो गए। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन अब वही है कि बीएड का अगर बीएड के परसेंट में डालने हैं तो फिर बदल दीजिए।
यहाँ देखिए, ये लिखिए क्या लिखिए है, कात्यायन के अनुसार जब एव पद अनिश्चय बोधक हो तथा अकारांत पदों के बाद हो, है ना, तो पररूप का संधि होती है। बात समझ गए? यानी बाद का एक सुरक्षित रहेगा। तो पररूप संधि जब करेंगे तो यहाँ भी व्यक्ति संज्ञा का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया वहाँ एव मोक्ष से। अब यहाँ एव कैसा है, अनिश्चय बोधक, कहीं भी खा लेंगे ना, तो कहीं भी खा लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ निश्चयात्मक नहीं है, कहाँ खाई कर हुआ, है ना, यहाँ कुछ क्रिया नहीं है, कल्लू काम नहीं है, कोई भी निश्चय नहीं है भाई। बराती होते पता रहा मंडप के नीचे नहीं है कल्लू बैठ के, हैं, यहाँ कुछ पता नहीं है। तो आप समझिए हुआ भी एक मात्रा जो है प्रयोग मोक्ष से बन जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है एक चालियोगे का प्रयोग मोक्ष से। कठिन तो नहीं लग रहा ना? हाँ, आसान लग तो अच्छा ही है। हो गया समझ रहा आपके? समझ आ रहा है? उधर पीछे पीछे समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आया? ये वाला नहीं आया तो पूछो ना। तो यहाँ देखिए ए भी चाल होगी, ये क्या है, वार्षिकार कात्यायन का वार्षिक, कुछ है नहीं यहाँ। जैसे आपने पढ़ा वृद्धि रेची, क्या पढ़ा, वृद्धि रेची पढ़ा। वृद्धि रेची क्या कहता है, आ या बड़ा आके क्या दिखाई दे, ए ओ ऐ औ, इतने चीज दिखाई दे। और आपका एक पर ऊपर क्या कहता है, ये कहता है अकारांत उपसर्ग के बाद क्या दिखाई दे, ए और। तो कहीं न कहीं परिस्थितियां दोनों में क्या है, लगभग कुछ समानताएं दिख रही है भाई। आ के बाद ए ओ है और इसमें भी आ के बाद ए ओ है, यही ना, परिस्थितियां समान दिख रही ना। अब यहाँ जो कंपेयर हो रहा है वृद्धि और इसका पररूप का, जब देखते हैं तो हमें वृद्धि संधि भी दिखाई पड़ रहा है, पररूप भी दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक स्पेशल बात हो गई, उपसर्ग युक्त। यह करार कैसा हो, उपसर्ग से युक्त हो। लेकिन यहाँ उपसर्गों की बात किया नहीं गया। जब उपसर्ग की बात नहीं किया गया तो यहाँ उपसर्ग हो सकता है, और यहाँ उपसर्ग युक्त कहा गया तो यहाँ कोई अन्य पद नहीं हो सकता। सीधा सीधा मतलब जानिए, यहाँ केवल कहा गया अकारांत पदों के बाद, तो पद में उपसर्ग भी आ जाते हैं, है ना, सारे सभी आ जाते हैं ना। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी नहीं, केवल उपसर्ग हो सकता है। एक अंतर ये भी है, ठीक, बाकी समानांतर है। अब जैसे ही हमने क्या पढ़ा, एक पर रूपम, जैसे ही पढ़ा तो हमें उपसर्ग युक्त की बात पता चल गई, तो हमारा इससे थोड़ा सा क्या हुआ, अंतर मिल गया। तो समझ गए कि ये अलग है, ये अलग है। कितनी बात क्लियर, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन यहाँ उपसर्गों की बात नहीं की गई है, यहाँ सबको सम्मिलित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में वासुक के पिछलाचार्य भी आए हैं, वृद्धि संधि कर दिए हैं, कहीं गुण हो गया, कहीं वृद्धि हो जाता है, कुछ इस तरह का भाव आपने देखा है ना। तो यहाँ पर भी आचार्य आ गए, ये भी कह रहे हैं भैया आपका क्या वृद्धि भी हो सकता है। यानी उपसर्ग युक्त होने के बावजूद भी हमारा पररूप स्वर संधि काम नहीं करता, कभी कभी वृद्धि कर जाता है ना। पररूप काम नहीं करता, कभी कभी वृद्धि कर जाता है। वो भी कब, जब नाम धातु हुआ तब वृद्धि कर जाता है। पररूप भी रहता है, वृद्धि भी करता है, दोनों कर रहा है ना। जब यहाँ दोनों कर रहा है, ये अवसर किसे मिल गया, कात्यायन को। कहे जब दोनों हो तो हमारो एक संशय बाकी एवे चाली। इन्होंने देखा जब यहाँ क्या लिखा था, वहाँ धन से ये था, ऐसी परिस्थिति थी। और इसका संधि पद क्या था, मोक्ष से, यही ना। तो सभी लोग परिस्थितियां देख रहे थे किस परिस्थिति क्या हो। तो यहाँ कात्यायन ने देखा कि यहाँ छोटा है, इधर ए है,
और वृद्धि स्वर संधि का परिभाषा क्या है? छोटा या बड़ा के बाद ए ओ ए को कुछ भी दिखाई दे वृद्धि हो जाता है। लेकिन इनको यहाँ क्या दिखा? वृद्धि दिखा, ए हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ए ना होकर के क्या रह गया? ए ही रह गया, यानी बात का रूप सुरक्षित ही रह गया। तो इन्होंने देखा वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? आपका पररूप की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह ये काम कर रहा है? पररूप। तब इन्होंने इसका अर्थ निकाला, क्या एव भक्ति। तो इन्होंने देखा एव पद का अर्थ क्या लिया गया? अनिश्चयवाचक है। तब इन्होंने यही सूत्र दिया, एवे जानी होगे, यानी अकारांत पद के बाद यदि एव पद दिखाई दे, लेकिन कैसा हो? अनिश्चयवाचक हो, निश्चय का बोध ना करा रहा हो, निश्चित ना करा रहा हो, कहाँ क्लियर स्थान ना दे रहा हो, है ना? तो ऐसी स्थिति में वहाँ दीर्घ वृद्धि ना हो करके पररूप ही रह जाती है। ये सब जो एग्जाम्पल बनाए गए हैं साहित्य को देखकर बनाए गए हैं। बस व्याकरण बाद में आया, साहित्य पहले आया। तो जो साहित्य में देखा गया लेखन, उस आधार पे यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया अपना वार्तिक दे डाला, क्योंकि ये बात ना तो पारिक कहते ना ही आप आचार्य। तो ये किसके अनुसार हो गया? वार्तिक का कात्यायन के अनुसार नियम है केवल, है ना? बस इतना ही जानिए कि अकारांत पद के बाद यदि एव पद दिखाई दे, क्या दिखाई दे? एव, लेकिन वो कैसा हो? अनिश्चय हो जाए, निश्चय का बोध ना करा। निश्चय और अनिश्चय में अंतर अगर जानना है, वो नहीं समझ में आया, तो निश्चय का मतलब क्या होता है? एकदम निश्चित हो, क्लियर हो, है ना? जैसे आप पढ़ने घर से निकले हैं, तो आप ये बता दें कि कोचिंग जा रहे हैं, केवल इतना कह रहे कोचिंग जा रहे हैं। तो कोचिंग जा रहे हैं इसके कहने से निश्चय का बोध नहीं, और आप किस कोचिंग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो बहुत सारी कोचिंग है, 35-40 होंगी, तो किस में जा रहे हो ये क्लियर नहीं है। लेकिन आप कहते हैं मैं ज्ञानवाड़ी में पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक क्लियर हो जाता है। कोई बात रोड पे चलता है एक छोटी सी गुड़की में, है ना, इस तरह का, बस ना, तो एकदम निश्चित हो जाता है ना कि जा रहे हैं एक बार रोड पे ज्ञानवाड़ी कोचिंग कोहबर की तरह है, उसमें पढ़ेंगे, है ना? तो ये क्लियर हो जाता है। कोहबर समझ रहे हो? तो आप तो ये निश्चित हो गया ना, वो निश्चितता की बात हो गई। अब यहाँ कह रहे हैं से कहीं भी खा लेंगे, इन्होंने ये नहीं बताया, है ना, कि पीसी सर के रूम जाके खाएंगे, ये भी नहीं बताया उनके घर जाके खाएंगे, ये भी नहीं बताया होटल में खाएंगे, ये भी नहीं बताया कहीं बैठ के खा लेंगे, मैदान में खा लेंगे, केवल इतना कह दिया इन्होंने कहीं भी खा लेंगे। हो सकता है अगर ये बैठे बैठे खा पाओ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जेब में थैली है, उसमें लइया वगैरह रख लेते हैं, चलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उसका मारते रहते हैं ना। छोटे बच्चे देखते खेल कूद में लइया ये जेब में रखे रहते हैं, खाते भी रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, है ना? तो उनके लिए कहीं भी क्लियर हुआ। अब कुछ क्लियर होते हाँ सुन लिया है। अब इतना बड़ा क्लास तो बाद माइक में लगा दिया, तो सबका एक माइक पीछे रखे रहेगी, माइक में बोल है ना, छोटा क्लास है। बड़ा क्लास होता माइक भी दे दिया जाता है आपको, बोलो क्या समस्या है ना? किसकी तरह कौन से पापा है? बालाजी वाले बागेश्वर धाम वाले माइक में सुनते हैं। चलिए आइए आगे चलो। अब नेक्स्ट आपका क्या है? सकल ध्वादश फलरूपम सच्चे। ये देखिए वार्तिक का कात्यायन यहीं तक नहीं चुप रही, इतना ना है और बात। अब इन्होंने किसकी बात कर दी है? पद की, सर्ग की बात को छोड़ दिया है। किसने? मिट्टी। इधर ध्यान दो, बतियाओ मत एकदम। पाणी ने किस पे ध्यान दिया? उपसर्ग पे ध्यान दिया, अकारांत उपसर्ग पर। आपिसल आचार्य भी अकारांत उपसर्गों की बात की। कात्यायन ने देखा कि सब उपसर्ग जुटा है, कुछ पद भी ऐसे हैं जो अकारांत होते हुए भी क्या है? पदों की तरह काम कर रहे हैं। इस पे ना तो पाणी ने कुछ कहा, ना ही आपिसल आचार्य ने। तो शुरुआत किसने किया? उपसर्ग को छोड़कर अन्य पदों पर बात किसने की? कात्यायन ने की। भाई अकारांत पद के बाद यदि एको दिखाई दे
उनके नील से वृद्धि संधि हो जाती है, लेकिन कहीं की वृद्धि नहीं हो रहा, गुण भी हो जा रहा है, पदरूप भी हो जा रहा है। उसमें ना तो कौड़ी ने चर्चा किया, ना ही आकुशल आचार्य ने। अब उसको ये छाट छाट के एकदम कौन ला रहे हैं, एक तो जब देह तक के मनोबल बढ़ा, है ना, इनका मनोबल बढ़ा। आपको कोई कार्य सौंप दिया जाए, होवे न करे, बस का ना हो, लेकिन करते करते कोई काम आप कर ले तो आपका मनोबल बढ़ता है ना। जैसे मैं सुन रहा हूँ 3-4 दिन से, हाँ 3-4 दिन से सुन रहा हूँ, जब 1-2 लोग सुना लिए तो तीसरे का भी मनोबल बढ़ा, अगले दिन और 2-4 लोग सुनाए, अगले का भी मनोबल बढ़ा, है ना। तो ये पुनर्बलन हुआ ना। तो वैसे ही इनका मनोबल बढ़ा, जब इन्होंने सिद्ध कर लिया, इनकी सारी बातें सही थी, ऑथेंटिक थी, तो इनका मनोबल बढ़ा। मनोबल केवल यहीं तक नहीं सीमित रहा, तब इन्होंने और ढूंढना प्रारंभ किया। क्या ढूंढा? सकंधादिषु, सकंधादिषु पररूपम वाच्यम। वाच्यम ये क्या है? वार्तिक है। और इसी के साथ इन्होंने एक और सूत्र दिया, तच्च ये सूत्र नहीं कह सकते, व्याख्या कह सकते हो, है ना। ये वार्तिक की क्या है? इस वार्तिक की व्याख्या समझिए। यहाँ की संज्ञा जाननी। अच्छा, ये सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा, भट्ट दीक्षित नहीं, ये कहाँ से लिया गया था? सिद्धांत कौमुदी। हाँ, न पता तो हमको रह गए, है ना। अगर वो नहीं बताया तो हम अपना नाम याद लिखें। तो आइए देखिए, सकंधादिषु पररूपम वाच्यम तच्च। अब समझिए, वास्तविक रूप से क्या है? सकंधादिषु पररूपम वाच्यम। यहाँ तच्च पे यहाँ बगलिया तच्च कहाँ से है ये? सिद्धांत कौमुदी। बोले तो भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदीकार कौन है? अब सिद्धांत कौमुदीकार महाभाष्यकार पतंजलि। महाभाष्य के व्याख्याकार कौन है? वो पतंजलि है। तू प्रेतवा रहा, प्रेत नहीं था, सबके सब पतंजलि ही माना जाएगा, है ना। तो आइए देखिए, सकंधादिषु। अब इसको पहले समझिए, ये वास्तव में सकंदुधन आदिषु, सकंदुधन आदिषु, यानी सकंदु आदि पदों में, सकंदु आदि पदों में पररूपम वाच्यम, पररूप स्वरसंधि जाननी। सकंदु आदि पदों में, आदिश कहाँ का रूप? सप्तमी बहुवचन था ना। तो कह रहे सकंदु आदि पदों में पररूपम वाच्यम, पररूप स्वरसंधि जाननी चाहिए। पहले इतना समझिए ना। अब सकंदु आदिश का, यानी सकंदु आदि गण में आने वाले पदों में, सकंदु आदि में अर्थात सकंदु आदि गण में आने वाले पदों में। सकंदु गण में कितने पद आते हैं? एक तो खुद ये है ना, एक तो ये स्वयं है पढ़ रहा है ना, एक सकंदु है, दूसरा करकंधु है, तीसरा मरकंधु है, करकंधु है, और क्या है? क्या है? पतंजलि और एक और है मार्कंडा। इतने पद किसके गण में आते हैं? सकंदु के गण में आते हैं। यानी इन पदों में पररूप स्वरसंधि जाननी, यानी इसका विग्रह वास्तव में क्या है? ये तो सिद्ध पद है ना। ये पद क्या किया गया है? सिद्ध किया गया। इसका विग्रह वास्तव में क्या था? सत्य धन सत्य धन अंधु। इसका क्या था? कर्त धन अंधु। इसका क्या था? कुल धन अटा। इसका क्या था? मनस धन ईसा। पतत धन मात धन अंडः। इतना था, ये विग्रह मूल्य था। समझ गए ना?
अब ये विग्रह हुआ। अब यहाँ पे कह रहे पररूप स्वरसंधि। पररूप का मतलब क्या होता है? बाद वाला रूप सुरक्षित हो, है ना, जो उसका मूल नियम है उसकी बात कर रहा है। उसके अंतर्गत जो वर्ण है, जो उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जो उसके अपने नियम है, जो उसमें शर्त है, परिपालन है, उसकी बात ये नहीं कर रहा है। ये कह रहा वही भाव, पररूप का भाव केवल, पररूप के शर्तों की बात नहीं कर रहा है। प्रश्न है पररूप का जो भाव है, बात कर सुरक्षित हो ना, वो भाव यहाँ भी पाया जा रहा है। तो यहाँ उसका वो नहीं, शर्त नहीं बता रहा है। गद्य में एक ओ, गद्य में यहाँ आ दिखाई दे रहा है सब में ना, आ ई ये सब, लेकिन ये सब अपने आप में सुरक्षित रह जाते हैं। तो यहाँ वाक्यकार कात्यायन ने कहा कि सकंद आदि गणों में आने वाले पदों में भी पररूप स्वरसंधि जालनी। और जहाँ पररूप की बात होती है, प्रथम पद में क्या की जाती है? टी संज्ञा। प्रथम पद में क्या की जाएगी? तो इसमें सक में टी संज्ञा करेंगे, क्या बनेगा? सक। इसमें टी संज्ञा करेंगे, क्या बनेगा? कर्क। इसमें क्या करेंगे? कुल। इसमें क्या हो जाएगा? मन। अस्की की संज्ञा। और इसमें पपत, और इसमें मार्त। कुछ समझे? अब यहाँ सक धन अंधु करेंगे, सकंधु बनेगा। कर्क धन अंधु करेंगे, करकंधु बनेगा। कुल धन अटा करेंगे, कुलटा बनेगा। मनस धन मन धन ईसा करेंगे, मनीषा बनेगा। पत धन अंजलि करेंगे, पतंजलि बनेगा। समझ रहे हैं ना? और यहाँ मार्त धन अंडा करेंगे, मार्तंडा बनेगा। यानी वास्तव में इसका जो विग्रह है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या है? इसका विग्रह है, ये याद रखना है। सकंधु का विग्रह क्या? सकधन अंधु। करकंधु का कर्कधन अंधु। उल्टा का कुलधन अटा। और बाकी ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको समझने के लिए है, ये आपको समझने के लिए है। समझ में आया? कि संज्ञा दिखाया गया वहाँ, ठीक है? ये सब क्या हुई है? टी संज्ञा, टी संज्ञा। यहाँ भी टी संज्ञा, सब जगह टी संज्ञा हुआ है। हाँ? कुल कर वो घेरे पर टी संज्ञा, वायरल फीवर हो गया है, फैल गया है ना। हाँ, डेंगू बुखार चल रहा है इस समय, भैया संभल के रहिएगा आप लोग। हाँ जी, हमने कहा पतत में टी संज्ञा होकर तत् बना। इंडिकेशन समझो, अब इतना तो जानकार है ये। पतत में टी संज्ञा जब कहिए के कर अर्थ का टी संज्ञा होगा ना, अर्थ स्वर प्लस व्यंजन। तो बच्चे पता है ना? हाँ? तो खाओ, बात पता ही। चलिए समझ गए ना? सकंधादि से पररूप वाचक तच्च टे, यही कह रहा। तच्च टे का मतलब क्या था? पतंजलि के कात्यायन क्या करें? करें सकंद आदि गण में आने वाले पदों में पररूप स्वरसंधि जाननी चाहिए। और जब पररूप होती वहाँ की संज्ञा होती है, तो इसी वाक्य को किसने निकेट किया? भट्टोजी ने कहा कि इन सभी पदों में टी संज्ञा जाननी चाहिए। समझ लिया ना? लिख लो, लिखो। एकदम क्लियर है ना? लिखा और क्लियर हुई। कात्यायन ने बताया कि सकंद आदि गण सकंद आदि गण ब्रेकर में चाहे शब्दों लिखना छोड़ो। सकंद आदि गण
सकंदु आदिगढ़ ब्रेकअप में लिख लकुल सकंदु करकंदु कुलता मनीषा पतंजलि मातंडा छो लिख लो तब के बाद हो गई। जैसा जी कोई पूछे कि मनीषा में कौन सी संधि हुई है तो सकंदवा थी परूप कह रहा है ये वक्त आज परूप ये सूत्र है, ये सूत्र व्याख्या करा बाकी संधिया परूप हो रहा है। अब पूछा जाए ये ना तो चाहिए कि यार तो पूछा है का मनीषा का पतंजलि को ना देख चला है ना फिर पूछा करे वही दिन हां वो तो काटन हम संस्कृत का आचार्य में कर दिए। हां तो आप से जाते बहुत मजा ले मनीषा पतंजलि आज पूछ दिया सर जी मार्तंड तो ना बता रही हैं क्या कह रहे थे जग मार्तंड पूछा पहले तो मार्तंड भी कौन संधि का चलिए चलिए लिखिए अध्याय के अनुसार सकंदु आदिगढ़ मनीषा पतंजलि मार्तंड ब्रेकअप बंद में आने वाले पदों में आने वाले पदों में पररूप स्वर संधि जाननी चाहिए। में आने वाले पदों में पररूप स्वर संधि जाननी चाहिए। हो गया और भी आगे लिखना उसमें पररूप स्वर संधि जाननी चाहिए। तो कितना लिख लिए हैं आगे संधि कार्य करते समय की संज्ञा भी जाननी चाहिए। संधि कार्य करते समय प्रथम पद की भी संज्ञा जाननी चाहिए। इस तरह लिखिए संधि कार्य करते समय प्रथम पद की भी संज्ञा जाननी चाहिए। ये तच्चते की व्याख्या हो गई ना। संधि कार्य करते समय प्रथम पक्ति की संज्ञा जाननी चाहिए। एक दोनों दे दिया मनीषा पता चिपका दिया कभी हकलाया ना उसका जरूर कह दिया हाँ कह दिया एक बताओ कि हकलाया ना बाकी 40 से वो हड़बड़ाहट में बोलते हैं ना ऐसे ना तुमने के खेदे हो 500 की दवाई खाई ये हो कर लिए कहानी दुनिया में पढ़ने नहीं पीएम रहा हां पढ़ने नहीं पीएम रहा यार तो पीएम बन गया चाय बेचारे पीएम बना हो गया ये अब एक उतार ला अरे नहीं इसको उतारिएगा है ना तब अगला शब्द चले भाई अभी एक और है ना इस पैराग्राफ में हमें क्या ये कोई अड़द ही है अब आ पहला सूत्र जहाँ से संधि शुरू होनी चाहिए वो सूत्र अब आया। आप यहीं तक रहने दीजिए आप कब तीन सूखता है उसी साथ जोड़ देते हैं ना यहीं तक रहने दीजिए संधि प्रकरण को। आज कौन सा दिन है देखिए कल 7 बजे 7:30 बजे सभी लोग आ जाइएगा है ना 7:30 बजे आ जाए ताकि पढ़ाई टाइम से हो सके ठीक है।